लास्ट एपिसोड में हमें पता चलता है टायरेटे मिराई का फादर होता है। हमें एक फ्लैशबैक देखते उसकी मॉम कहती मिराई पापा को देखो। मिराई कहता ठीक है। उसकी मॉम कहती रेडी अब मुस्कुराओ। और वो तीनों एक साथ पिक्चर लेते हैं और कहता ये एक ऐसी कहानी जिसे हमने और तुमने मिलकर लिखा है। टायरेटे कहता क्या ये अच्छा नहीं निकला। उसकी मॉम कहती ये भी प्यारा है और कहता हमें याद रखने के लिए और हमें बचाने के लिए। नेक्स्ट डे उसकी मॉम हंसते हुए कहती मिराई फिर से कहो। मिराई कहता तुम हंस क्यों रहे हो। मैंने मिंजी से पूछा कि क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ और उसका दूल्हा बन सकता हूँ, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। पापा इसमें इतनी हंसने वाली बात क्या है। उसका पापा हंसते हुए कहता मैं नहीं कर सकता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसकी मॉम भी हंसते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो। मिराई कहता क्या फर्क पड़ता है। टायरेटे कहता क्या तुम मिंजी को अपने दुल्हन बनाना चाहते हो। मिराई कहता हाँ। इससे टायरेटे दोबारा हंसने लगता है। मिराई कहता बस करो, इसमें इतनी हंसने वाली बात क्या है। टायरेटे कहता मुझे लगता है मेरा पेट फट जाएगा। आवा कहते मुझे नहीं पता कि उसके बिना मैं क्या करूंगी। टायरेटे कहता चिंता मत करो मेरे बेटे, मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई बेहतर इंसान जरूर मिलेगी। इससे मेरा गुस्सा हो जाता है, कहता भूल जाओ। आवा कहती ओ कितना प्यारा है, बस उसे रूठते हुए देखो। तभी कोई कहता है घर लौट से समय अपनी माँ के घर रुकोगे बेटे। टायरेटे कहता है उसने मुझे कुछ किमची लाने को कहा था। शायद टायरेटे का फादर कहता वाओ बहुत ही बढ़िया, उसके किमची का स्वाद तो लाजवाब है। आवा कहती क्या चायन और नारी भी घर पर होगी। टायरेटे कहता हाँ शायद, आखिर दोनों अकेले ही रहना पसंद करते हैं। तभी टायरेटे को अपने सामने कुछ दिखता है क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग ब्लर होना शुरू हो जाता है। शायद फिर वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन टायरेटे इसे नोटिस कर लेता है। आवा कहते ग्रीन लाइट हो चुकी है हनी। टायरेटे कहता ठीक है। वो लोग लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं और हम एक लेडी को देखते हैं जो कहती तुम यहाँ हो इतनी दूर आने के लिए थैंक्स। टायरेटे कहता डैड कहाँ है। वो लेडी कहती वो अपने कमरे में है। और एक लेडी कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई। टायरेटे कहता मुझे नहीं पता था कि तुम नहाते भी हो चायोन। चायोन कहती क्या तुम मरना चाहते हो। टायरेटे कहता क्या तुम थोड़ी देर के लिए मिराई का ख्याल रख सकती हो, मुझे पापा से बात करनी है। चायोन कहती ये रहा मेरा प्यारा भतीजा। मिराई कहता हे आंटी चियोन। चायोन कहती मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, इधर आओ। और एक लड़के के रूम में जाते हुए कहता एक्सक्यूज मी। नारी कहता हाय मिराई। मिराई कहता अंकल नारी। चायन कहते तुम हमेशा अपने कमरे में क्यों रहती हो। नारी कहता कुछ नहीं किया जा सकता, कंप्यूटर यही है। चायन कहती है कंप्यूटर पे इतना ज्यादा समय मत बिताओ, वैसे भी तुम्हारी हालात में कोई सुधार नहीं होने वाली है। नारी कहता वाओ क्या तुम्हें इतना कठोर होने की जरूरत है। चायन कहती देखो मिराई मुझे लिमिटेड एडिशन की एक कॉपी मिल गई है। मिराई खुश होते हुए कहता वाओ क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। नारी कहता चियोन ये तो मुझे मिला था, तो सारी क्रेडिट तुम क्यों ले रही हो। चैन कहते क्योंकि मैंने ऐसा कहा, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। नारी कहता अगर मैं हाँ करूंगा तो क्या होगा। चैन जाके उसे दबोच लेती है और कहती क्या तुम जाना चाहते हो। नारी चिल्लाते हुए कहता मॉम चियोन मुझे मार रही है। सारी यही इसकी मॉम होती जो कहती आज तुम कहाँ थे। आवा कहती हम चेरी फ्लावर को देखने के लिए पार्क गए थे। इस वक्त टायरेटे का डैड कहता क्या तुमने डेडलाइन का पालन किया है। टायरेटे हैरान से कहता डेडलाइन वो क्या है, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता फादर। उसका डैड कहता तुम्हारा क्या मतलब है। टायरेटे कहता मैं बिल्कुल, मैं एक राइटर हूँ जो एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी लिख रहा हूँ। इसे माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा जाता। फिर उसका डैड कहता है मुझे पता था कि तुमने डेडलाइन को मिस कर दिया। टायरेटे कहता मैं सच कर मैंने भी उसे आज ही देखा। उसका डैड कहता मुझे लगता है कि डेडलाइन सच में सभी लेखकों के लिए अभिशाप होती है, खासकर अगर तुम इस तरह की बातें हर समय करते रहते हो। टायरेटे कहता तुम कब मेरी बातों का यकीन करोगे। और बताने लगता कुछ ऐसा है जो सिर्फ मुझे ही पता है। और बात यह है कि ये दुनिया एक कहानी के अंदर मौजूद है। इस दुनिया का ऑब्जेक्ट अचानक बदल जाती है। ये बात इंसानों पर भी लागू होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे कोई और नहीं देख सकता। जब मैंने पहली बार इसका एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि मैं ये अजीब बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे ये सिलसिला जारी रहा मैं निष्कर्ष पे पहुंच गया कि मैं किसी और के कहानी के अंदर था। ऐसा लगता है जैसे कहानी की सेटिंग ही बदल गई हो राइटर के इरादे के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था। और अपने डैड से कहता सिर्फ अपनी डेडलाइन के बारे में सोच कर ही मुझे उल्टी से आने लगती है। और बताता हावीवर ही वास्तविकता थी जिसमें मैं जी रहा था। और कहता डैड, जिससे उसका डैड हैरान हो जाता है। कहता आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा अगर मैं स्मोक करूँ तो। उसका डैड कहता तुम क्या सोचते हो, अगर तुम्हें स्मोक करना है तो बाहर जाए। कहता बाद में मिलते हैं। उसके मॉम कहती घर सेफली पहुंचने के बाद मुझे कॉल कर लेना। और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और आवा और मिराई सो जाता है। टायरेटे उन्हें देखते हुए कहता वो जरूर थक चुके होंगे, हम तो पूरे दिन बाहर ही थे। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मिराई अब कितना बड़ा हो गया है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो पहले मुश्किल से मेरे हाथ के साइज का ही हुआ करता था। बच्चे बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। मुझे जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना होगा ताकि मैं उसके नाम पर एक अपार्टमेंट ले सकूँ और उसकी शादी होने पर खर्चा करने के लिए बचत करना शुरू कर दे। मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही मेहनत करनी
पड़ेगी। तभी टराटे अपने सामने देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने से कुछ चीज आ रहा होता है जिससे जबरदस्त रोशनी निकलती है, इससे हवा भी जाग जाती है। और हम देखते एक ट्रक आके टराटे को गाड़ी को ठोक देता है, जिससे उसका गाड़ी हवा में उछल जाता है, काफी सारे टप्पा खाते हुए दूर की ओर जाने लगता है। टराटे कहता है ये सब क्या हो रहा है हनी मिराई, क्या तुम ठीक हो? और वो गाड़ी से बाहर आते हुए कहता है आखिर क्या बकवास है, ऐसी गाड़ी कैसे चला सकते हो? और अपने सामने देख के और भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बंदा गाड़ी अभी उला के दोबारा ठोक देता है और गाड़ी के समेत उसे आगे को ले जाने लगता है और जाकर उसे एक बिल्डिंग में ढह मारता है, जिससे कार के भी काफी सारे पुर्जे अलग हो जाते हैं। फिर वहाँ पे काफी सारे मलबे ऐसा हो जाता है। हमने टराटे का बॉडी बेजान से लगने लगता है, वो मरने की कगार पे आ जाता है और कहता हनी मिराए। एक बंदा आगे बढ़ने लगता है, उससे पूछता है तुम कौन हो? लेकिन हम देखते हुए एक ज़ॉम्बी होता है जो अपने पैरों को उठाता है। टराटे काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक ज़ॉम्बी है। और ज़ॉम्बी टराटे को जबरदस्त किक दे देता है और उसका आंख खोलता है तो वो खुद को पार्क में देखता है। आवा कहती है ये कितना प्यारा है जानू, बहुत ही प्यारा है। लेकिन टराटे काफी हैरान रह जाता है और कहता क्या तुम दोनों ठीक हो? आवा कहते तुमने मुझे डरा दिया, क्या हुआ? टराटे कहते तुम्हारा क्या मतलब है, एक ट्रक ने अभी अभी हमें टक्कर मार दी थी, तुम और मिराए थे। आवा कहते शांत हो जाए हनी, क्या बात है? हम चेरी फ्लावर को देखने के लिए अभी अभी घर से निकले थे, याद है ना? टराटे हैरान से कहता क्या? मिराए भी कहता क्या आप ठीक है डैड? टराटे हैरान से कहता क्या लेकिन? और बताता ठीक उसी पल वहीं से हमारी बदकिस्मती और कहानी शुरू हुई, वो हमारा बिल्कुल पहला पुनर्जन्म था। और टराटे बताने लगता है इसके बारे में मुझे कोई भी शक नहीं था, घटनाएं खुद को डरा रही थी, बातचीत इसी तरह आगे बढ़ती रही थी और मुझे हर बार वही अंजाम भुगतना पड़ता था। मुझे ये एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैं एक एंडलेस चक्र में फंस गया था, मैं एक टाइम लूप में फंसा हुआ था। सच कहूँ तो इससे मुझे कोई भी खास फीलिंग नहीं हुई, मैंने इससे पहले भी कई अनयूजुअल चीजें देखी थी, ये मेरे लाइफ में घटी एक और अजीब घटना थी। मुझे लगा था कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, हालांकि। और टराटे अपने मन में कहता अब तक तो ये आ जाना चाहिए। तभी उसके सामने ट्रक आ जाता है, लेकिन इस बार टराटे का गाड़ी बच जाता है। इस समय मिराई कहता डैड और आवा कहती है कुछ गड़बड़ है हनी। टराटे काफी सारा हाफ रहा था, शायद खुद को सही समय पे गाड़ी को पीछे कर लेता है। गाली बकते हुए कहता तुम बाहर में जाओ कमीने, क्या तुम्हें लगा था कि मैं बार बार तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तो वो बंदा अपने गेट को खोलता है, जिससे आवा कहती क्या हो रहा है हनी? टराटे कहता जल्दी करो और गाड़ी से बाहर निकलो। आवा कहती क्या हो रहा है, क्या तुमने किसी चीज को टक्कर मारी? टराटे कहता बस जाओ, बाहर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें समझा दूंगा, प्लीज ध्यान से सुनो। तभी एक हाथ कार में छेद करते हुए आवा के सिर को पकड़ लेता है, उसको चल के वहाँ पे मार देता है, जिससे टराटे उसे देखते ही रह जाता है। मिराई जबरदस्त चीख मारते हुए कहता मॉम। टराटे कहता बाहर निकलो मिराई, गाड़ी से बाहर निकलो। लेकिन वो जूम गन दोबारा अटैक करने वाला होता। टराटे कहता जल्दी करो मिराई, लेकिन वो हाथ मिराई तक भी पहुंच जाता है और कहता डैड। तभी वो मिराई को भी मार देता है, इससे ब्लड पूरे कार में फैल जाता है। लेकिन इस बार टराटे अपने बेड पे जागता और चीख मारता है। आवा कहते तुमने मुझे डरा दिया, क्या हुआ? टराटे कहता हनी। और आवा कहता क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? और टराटे बताता मुझे लूप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरे फैमिली के लोग बार बार मरते हैं। आवा कहती क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम पार्क नहीं चलेंगे। इसे टराटे भी उसे देखता और कहता हाँ बस हमें घर पे ही रहना होगा, हमें बस ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा कभी हुआ ही ना हो। तो काफी सारे सिगरेट को पी के फेंक देता और कहता मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा, जब तक वो बाहर नहीं जाते तब तक वो ठीक रहेंगे। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और उसका पूरा बॉडी कांप रहा होता है। तभी उसके रूम से चिल्लाने का आवाज आता है ये सब क्या हो रहा है? इससे टराटे का ध्यान भी उस पे जाता है और हम देखते हैं एक प्लेन जाके उस बिल्डिंग से टकरा जाता है। टराटे कहता लेकिन वो तो मेरा घर है हनी मिराए। और अपने घुटने पे बैठ जाता है, कहता क्यों नहीं बस यही वजह है। वहाँ पर नारी अपेरेंट्स होती है जो कहती है मुझे पूरा यकीन था कि मैंने इसे डिलीट कर दिया था, क्या ये कोई एरर या कुछ और? ये उबाऊ कहानी बार बार क्यों दोहराई जाती है? मुझे इसे दोबारा डिलीट करना होगा। टराटे उसे देखते हुए कहता वो क्या है, ये कुछ डिलीट करने वाली? क्या इसमें लिखा था कि ये एक बोरिंग कहानी है? तभी नोरी चुटकी बजाते जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं और टराटे का आंख खुलता है अपने डैड के साथ होता है। उसका डैड कहता है क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुमने डेडलाइन का पालन नहीं किया है? लेकिन टराटे के तो पसीने छूट रहे होते हैं। लेकिन टराटे कहता कहानी को भाव क्या बनाता है? उसका डैड कहता मुझे पता है कि तुमने डेडलाइन को मिस कर दिया, तुम फिर से कोई मतलब की बात नहीं कर रहे हो। टराटे कहता मुझे इसका पता लगाना ही होगा डैड। उसका डैड कहता है क्या तुम ठीक हो? टराटे बताता मैंने उसे सब कुछ बता दिया और ऐसा लगा कि उसने कुछ हद तक मेरी बातों का यकीन भी कर लिया। और उसका डैड कहता तो उसने कहा कि ये उबाऊ था, क्या यही बात है? तुम मुझसे कहा करते थे कि ये दुनिया किसी और कहानी के अंदर बसती है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहानी दिलचस्प हुई तो वो आगे भी जारी रहेगी?
और अगर नहीं तो फिर से शुरू करे। रहते हुए हैरान इसके तक क्या रहते कटा लूप उसकी शुरुआत मेरी मौत से होती है और मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं समय में कितना पीछे जाता हूँ। अभी तक मुझे बस इतनी ही जानकारी मिल पाई है। इस कहानी को बोरिंग होने से क्या संबंध है। वो सब दोबारा वैसे ही मारे जाते और रहते दोबारा अपने बेड पे जागता है और आवा कहती क्या तुम जाग गए हो हनी। रहते कहता बस इतना ही एक जरूरी फैक्ट जिसे मैंने अब तक नजरअंदाज किया है। क्या मिराई की मौत के बाद लूप फिर से शुरू नहीं हो गया था। क्या होगा अगर इस चक्र का रीजन मेरी मौत ना हो। अगर मुझे सिर्फ इसकी जानकारी हो तो क्या होगा। अगर मिराई इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट हो तो फिर अगर उसकी मौत व्यर्थ भी हो जाए तो क्या वो वाव नहीं होगा। मुझे लगता है मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैंने उसी अनुमान पे आधारित एक कहानी लिखना शुरू की। मैंने सोचा कि अगर मिराई को मेन कैरेक्टर बनाकर एक दिलचस्प कहानी लिख पाऊँ तब शायद मैं इस एंडलेस चक्र को तोड़ पाऊंगा। सच तो यह है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। अगर मैं कहानी लिख दूँ तो इसे असल जिंदगी में कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा। मुझे सबसे पहले वही लिखना चाहिए जो मुझे पता है। तभी उसका डोर खुल जाता है और मिराई उसके पास आते हुए कहता है डैडी, जिसे डराते हुए डर जाता है। मिराई कहता क्या आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं। डराते कहता तुमने मुझे डरा दिया मिराई। मिराई कहता क्या इसलिए आपने हमें चेरी फ्लावर नहीं दिखाया क्योंकि आप काम कर रहे थे। क्या ये किसी नई किताब के लिए है। डराते कहता मुझे लगता है कि ऐसा ही है। मिराई कहता वो देखने में ज़ॉम्बी जैसा लगता है लेकिन उसका व्यवहार इंसानों जैसा है। समझ गया आप यहाँ माहौल बना रहे हैं है ना। डराते कहता मिराई अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। तभी मिराई कहता जूम गन के बारे में क्या। इस बात से डराते भी हैरान हो जाता है और मिराई कहता है आपको उन्हें यही नाम देना चाहिए। वो ऐसे जूम गन है जो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। मैं इस कहानी में राइटर की मदद करूंगा। इस तरह आप इसे जल्दी खत्म कर पाएंगे। हम चेरी फ्लावर भी देखने जा पाएंगे। राइटर कहता हाँ क्यों नहीं, तुम मेन कैरेक्टर को कैसा देखना चाहते हो। मिराई कहता उनके पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए और बुरे लोगों को मास्क पहनना चाहिए। राइटर बताता है मिराई द्वारा बनाई गई कहानी खुशियों से भरी हुई थी और मैं उसने जो कुछ भी कहा ठीक उसके उल्टा लिख दिया। इस कहानी को रोमांचक बनाने वाली बात मेन कैरेक्टर का दुर्भाग्य है। मेन कैरेक्टर जिसे बार बार मुश्किलों हालात से पार करना होता है। उसकी जिंदगी में आराम नहीं है, सिर्फ लगातार परीक्षाएं और संघर्ष है। इसलिए मैंने वो सब कुछ लिखा जिससे तुम दुखी हो जाओ। जूम गन ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कई घटनाओं के कारण अपनी फीलिंग को महसूस करने की एबिलिटी खो देता है और फिर उसे वो दोबारा महसूस करना सीखता है। इस शोध को पूरा करने के बाद मैंने इस कहानी को सच बनाने के लिए जरूरी टेक्निक का रिसर्च शुरू किया। इस प्रोसेसर के दौरान मुझे कई सारी बातें समझ में आई। इस दुनिया में जूम गन का उदा इंडिविजुअल है और इसका अंत हमेशा मिराई के जान को खतरे में पहुंचाने से ही होता है। इन सब के अलावा बुसान को छोड़कर सभी बाकी जगह को धीरे धीरे हटा दिया जाता है जो इस कहानी का मेन जगह है। या शायद इस कहानी को ऐसी जरूरत है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद रांझे फ्लावर और इनक्रेडिबल पावर वाले शख्स का अपीयरेंस होना होता है। मैंने इस दुनिया को जूम गन समाज का उनके लिए मैंने एक नकली पावर बनाई। फिर मैंने अलग अलग तरह के प्रयोग किए। मुझे बाद में पता चला कि मेरा फिर से जिंदा होना और उसकी खास शर्तें असल में मेरी ही एक पावर थी। एग्जाम्पल के लिए मेरी पावर हमेशा मौजूद थी लेकिन वो सब मिराई की मौत पे ही एक्टिवेट होती थी। जो इंसान सिर्फ लिखना जानता था उसके लिए ये रिसर्च कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास काफी समय था। जब मेरा टेक्नोलॉजिक रिसर्च एक हद तक आगे बढ़ गया तब मुझे अपने कहानी के लिए कैरेक्टर नेचुरली रूप से मिल गए। ये आसान था क्योंकि ये दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी। जूम गन के शुरुआत में जो छोटे मोटे लोग मर गए थे और वो मैन लोग जो जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। दुर्भाग्य से मिराई को छोड़ के मेरे फैमिली में बाकी सभी लोग एक्स्ट्रा कैरेक्टर थे। जूम गन अपीयरेंस होते ही वो सब मारे गए। मैंने उन्हें विलन बनाने का फैसला किया और लास्ट में उनकी मौत भी हो सकती है लेकिन मैं उन्हें अपने पास रख सकता था जब तक मेन कैरेक्टर की मौत नहीं हो गई। इसके अलावा मैंने कुछ दमदार पावरों को इकट्ठा किया और क्रिम्सन गैंग को बनाया। उनकी कमजोरी एक दिलचस्प कहानी बनाएंगे जिसमें एक विलन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए प्रोसेसर दिखाई जाएगी कि कैसे मैंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है। अब कहानी के खुलने का समय आ गया था। मैंने पहले ही तुम्हें छोड़ दिया ताकि तुम बुरे हालात देखो। कहानी को तुम्हारी मौत पर खत्म होने से रोकने के लिए मैंने तुम्हें एक ड्रग दी जिसमें तुम सोते समय मरो ना और तुम्हारी पूरी कहानी मैंने ही बनाई। इसके बाद मैंने क्रिम्सन गैंग को लेकर बुसान के बाहर अपना बेस बना लिया। मैंने उन्हें रांझे फ्लावर से मैंने मास्क दिया और उन्हें पावर और नाम भी दिए। इसी बीच तुम ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढ रहे थे जो तुम्हें मार सके। ये तो तय ही था कि तुम क्रिम्सन गैंग की अफवाह के पीछे जाओगे और कहानी की मेन जगह बुसान के बाहर इलाके की ओर निकलोगे। तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए साथियों की जरूरत थी, इसलिए मैंने एक ऐसा समुदाय बनाया जहाँ इंसान जिंदा रह सके। वो अपनी गुलामी को वजह बनाकर एक विद्रोह की योजना बनाएंगे और किसी दिन तुमसे टकराएंगे। जब तुम्हें साथी मिल गए तो और भी स्ट्रॉन्ग दुश्मन से लड़ने के लिए तुम्हें एक जगह चाहिए, इसलिए मैंने अंडर वाटर सिटी इंसानों के लिए बनाया था। वहाँ तुम्हें मेरे वो रिसर्च मिलेंगे जिसे बनाने में मैंने सैकड़ों साल लगाए और ऐसे कई वेपन बनाए जिसका यूज तुम विलन से लड़ने के लिए कर सको। अगर सब कुछ दिलचस्प रूप से चलता तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा नहीं होता था। तुम्हारे मरने से दुनिया फिर से शुरू
शुरू हो जाएगी, वरना तुम अपने साथियों से सही जगह पे नहीं मिल पाओगे। रास्ते में कई मुश्किलें आई, लेकिन सबसे जरूरी बात, तुम इस तरह दुख में देखते हुए मुझे बहुत ही बुरा लगा। इस मुश्किल समय में मुझे ताकत देने वाली शख्स वो और कोई नहीं बल्कि मेरे मास्टर थे। वो भी मेरे तरह एक ऐसी शख्स थी जो दुनिया की सच्चाई जानती थी। उन्होंने मेरे तरीके और उस अकेले रास्ते पे विरोध किया जिसपे मुझे चलना था, क्योंकि मुझे बलिदान देने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मेरे अटल विश्वास को देखते हुए आखिर उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से मेरी मदद की। अभी आप आते जो कहते तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्लान में मदद करूँ, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मेरी सिचुएशन चाहे जो भी मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया को बदलना नहीं चाहती। ये मेरा अकेला बेटा है जो रोना बंद ही नहीं कर रहा है। तराटे कहता ठीक है, तुम जो चाहे करो। मैं क्या उसी चीज के बारे में सोच रहा था। तुमने कहानी को बहुत ही शानदार रूप से आगे बढ़ाया। बहुत से लोगों से मिलने से तुम्हारे फिर से फीलिंग महसूस करने का याद आ गया। कुछ पल ऐसे भी थे तुम उन लोगों के साथ समय बिताए जिनके साथ तुम्हारा रिश्ता फैमिली से भी ज्यादा गहरा हो गया था, और उसने उस खालीपन को भर दिया जिसे मैं नहीं भर सका था। जब तक ये कहानी खत्म होगी, तुमने अपने ही पावर से अपने प्यारे लोगों को बचाई और अपनी खुशियाँ वापस पा ली। अभी हमारे बीच के सारी फीलिंग खत्म हो जाएगी और तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाओगे। ये सब ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी कहानी यही खत्म होती है। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बेटे मिराए, मैं इस लूप को खत्म करने जा रहा हूँ और हर हाल में मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये एक ऐसी कहानी जिसे तुम और हमने मिलकर लिखा था, हमें याद रखने के लिए और हमें बचाने के लिए। आखिरकार ये कंप्लीट होता है। मिराए उसे देखते रह जाता, तभी वो सारे बिल्डिंग कांपने लगते जिसे पढ़ने कहते ये क्या हो रहा है। रोहन की बॉडी भी गायब होने लगता और कहता है ऐसा लगता है कि फाइनल खत्म हो गया है। मुझे यकीन है कि मेरे द्वारा बताई गई तुम्हें सारी बात समझ में आ गई होगी। अब जाओ ली, अब कहानी को खत्म करने का समय आ गया है। ली कहते तुम्हारा क्या मतलब है, किस कहानी का अंत। अभी नारी हंसते हुए कहती फाइनली सभी इंसान एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए हैं, तो अब इस एरर को ठीक करने का समय आ गया है। और उसके साथ तहरीम भी होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे काफी सारे मेंबर घायल होते रहे। उनके टीके हुई, तुम्हें इसे देखने की जरूरत है। इनकी चोटें अजीब है, लगता है सारे हमले किसी तरह उनके जरूरी अंगों से चूक गए। कोई भी हैरानी करता वो ऐसा क्यों करेंगे, वो शायद कुछ प्लान बना रहे हो। हमें इसके बारे में तहरीम को बताना होगा। हेयुन कहती है ठीक है, और जेसन उन दोनों को ही देख रही होती है और ब्लेडी को संभालते हुए कहते क्या ये शानदार नहीं है। ब्लेडी कहता क्या तुम हेयुन के बारे में बात कर रही हो। जेसन कहती जब मैं पहली बार उससे मिली थी तो मुझे बहुत ही चिंता हुई थी। ब्लेडी कहता क्या तुमने नहीं कहा था कि वो अचानक बिना किसी रीजन के तुम्हारी जिंदगी में आ गई थी। जेसन कहता तुमने सही कहा, एक दिन वो अचानक मेरे रूम में आ गई। ऐसा लगा था जैसे उसका याददाश्त खो गई हो। उसे अपना नाम तक याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। मैंने उसे एक नाम दिया और उसकी पूरी देखभाल करने की कोशिश की, लेकिन मैं चिंता क्यों ना करूं, हम एक खतरनाक दुनिया में रहते हैं। अपना आंसू को पोंछते हुए कहती लेकिन अब उसे देखो दूसरे के साथ व्यवहार करना। अब तो लगता है जैसे वो पूरी तरह से बड़ी हो गई है, मुझे उस पर बहुत ही प्राउड है। ब्लेडी भी काफी रोते हुए कहता है मैंने तो बस उस खतरनाक दुनिया में योगदान दिया, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को हमेशा परेशान करता था। जेसन कहती मेरा मतलब वो नहीं था, रोना मत, तुम्हारा घाव फिर से खुल जाएगा। तभी कोई आवाज लगाता कमांडर, जिसे जेसन ध्यान भी उस पे जाता है। क्यों ही होता है जो कहता तहरीम यहाँ नहीं है। नूरी भी हैरान कहती क्या, क्यों कहता मैं उसे ढूंढने गया था क्योंकि मुझे कुछ जानकारी देनी थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। नूरी अपने मन में कहती ऐसे समय में वो कैसे गायब हो सकता है, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। चिल्लाते हुए कहते जल्दी करो और फ्रंट लाइन को पीछे हटने का ऑर्डर दो, हमें सबको अंदर लाना होगा, तभी वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। इससे नूरी कहती ये सब क्या हो रहा है, और वहाँ पे नूरी आती है जो हंसते हुए कहती फाइनली सभी इंसान एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए हैं, तो अब इस एरर को ठीक करने का समय आ गया है। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ तहरीम। तहरीम कहता समझ गया। बंदे कहने लगते ये सब क्या था। कोई कहता मुझे लगता है कोई पत्थर का टुकड़ा उड़ के गुजरा, तो कोई कहता क्या हमारे पास कोई बैकअप है। तहरीम उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता जिससे वो कहते तहरीम। तभी तहरीम उन सभी को अपने रॉक से पकड़ लेता है। उनसे उन सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। नारी हंसते हुए कहते ये तो बहुत ही मजेदार है, तुम ग्रिल किए हुए सिंह जैसे दिख रहे हो। मुझे वो किसी की याद दिलाती है जिसे यूरी ने मार दिया तो हंसने लगती है और अपने ह्यूमन बॉडी को छोड़ के बाहर आने लगती है और काफी ऊपर की ओर जाने लगती है और कहती है अब मेरी बारी है। यूरी कहता ये क्या है, क्या ये नायरी है। और नूरी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। रफुल भी उसे देखते हुए कहता ये घुनघुना क्रिएचर क्या है। झूला कहता मुझे यकीन नहीं है, मुझे तुमसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज पहली बार देखी है। नारी कहती अब इस कॉलम को पढ़ना बंद करो और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। डिलेशन इन प्रोग्रेस 21%। इन द एंड सब कुछ व्यर्थ समाप्त होने वाला है, बाकी काम मैं तुम पे छोड़ती हूँ तहरीम। तहरीम कहता समझ गया। तभी तहरीम पे कोई शूट कर देता जिससे तहरीम उसे देखता है। नारी कहते मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुलेआम इस तरह विश्वासघात करोगे। क्या यही रीजन था जिसके चलते तुम कमान संभालना चाहते थे। तहरीम उसे देखते हुए कहता नूरी, और आगे बढ़ते हुए कहता क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। तहरीम को अपने तरफ बढ़ते हुए देखकर नारी भी थोड़ा घबरा जाती है। तभी बाकी जूम गन भी उसे देखने लगती है और तहरीम पे अटैक बोल देते हैं। इसे बनने के लिए ये सब क्या हो रहा है, सारे व्हाइट फ्लावर वाले जूम गन कहीं भाग रहे हैं। एक बंदा
नूरी को देखता है जिससे नूरी भी हैरान रह जाती है। कोई कहता उसे पकड़े रखो और सारे जुम्मन जाकर तहरीम को पकड़ लेते हैं। नूरी अपने मन में कहती ये मेरे बातें क्यों सुन रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। यार मुझे इसमें कोई भी शिकायत नहीं है, ये हर छोटी मोटी बातों का चिंता करने का समय नहीं है। और उनसे कहती उसे जमीन पर इस तरह पकड़ो कि वो हिल ना सके। इससे सभी मिलकर तहरीम को जमीन पर लेटा देते हैं। तहरीम अपने मन में कहता है क्या ये एरिया डिफेंस लाइन की आखिरी है, शायद इसलिए उसने व्हाइट फुल वाले जूम गन को इंसानों के पास भेजा होगा। और खड़े होते हुए कहते हालांकि ये काफी नहीं है, भले व्हाइट फुल वाले के साथ मिल गए हो लेकिन वो अभी भी एक नॉर्मल जूम गन का एक ग्रुप है। उन सभी को निपटाते हुए कहते मैंने उनमें से हजारों गुलामों की तरह अपने लिए काम करने के लिए रखा था। नूरी गन को आगे करते हुए कहती उनके पास जीतने का कोई मौका ही नहीं था। अभी उसके कंधे पर फुल हाथ रखता और कहता ज्यादा मत करो, हमारे कमांडर के रूप में आपको बस अपनी रोल में कायम रहना चाहिए और हमें ऑर्डर देने के लिए जारी रहना चाहिए। नूरी कहती रफूल देखो कौन दिखावा कर रहा है, मुझे लगता है कि उसके हमले जमीन से आ रहे हैं इसलिए संभल कर। रफूल आगे बढ़ते और हंसते हुए कहता देखो हमें ऑर्डर देना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, फाइट का काम हम जैसे लोगों पे छोड़ दो। तहरीम कहता नारी नारी कहती सच में क्या तुम इसे खुद नहीं संभाल सकते, तुम जानते हो अगर मैं प्रोसेसर पे नहीं चलती हूँ तो कोड उलझ जाता है, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ हो। और कहते इंस्टेंट डिलीट, जिससे रफूल का बॉडी गायब होने लगता है। यूला काफी हैरान इसके तरफ रफूल जो हिमी की भी डिलीट कर देता है जिससे हिमी भी हैरान रह जाती है। साथ ही यूला को भी डिलीट करने लगती है जिससे यूला कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये क्या है। ये सब देख के तो नूरी सन पड़ जाती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उनके साथ क्या किया। और काफी हैरानी से अपने मन में कहती क्या चल रहा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा इनके बारे में कुछ भी। तभी तहरीम नूरी पे भी अटैक कर देता जिससे नूरी कर रहा जाती है और जाके जमीन पे गिरती है। और तहरीम कहता है सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बस हटा दिया गया है, बस इतना ही। अब हम दोनों में से किसी को भी वो याद नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। नूरी कहती क्या उन्हें हटा दिया गया था, तुम क्या हो। अभी प्रोसेसर 100% पे पहुंच जाता है। नूरी कहती वाह आखिरकार। अभी हम देखते हैं बाकी मेंबर भी डिलीट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है इस दुनिया के सारे बंदे डिलीट हो गए हो। और नूरी कहती है खत्म होता है। अपने मन में कहती क्या ये सब क्या है। तहरीम कहता तुम अभी भी यहाँ हो, नारी के कहे अनुसार कोड उलझ गया होगा, चिंता मत करो मैं अभी तुम्हारे इस दर्द को खत्म कर दूंगा, सिर्फ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही जिंदा रह सकते हैं, मुझसे नफरत मत करो। नूरी बस उसे देखती रह जाती है। तभी कोई कहती है रुको, और हम देखते उसके पीछे कमांडर ली आ जाती है। तहरीम में पलट कर देखते हम देखते कैप्टन ली काफी गुस्से में नजर आ रही होती है और आगे बढ़ते हुए जाके नूरी को पकड़ लेती है और उसे वहाँ से दूर ले जाती है। बस ये सब तहरीम देख रहा होता है। नूरी के लोग जाने लगते हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं और वो कहती है तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये दुनिया किसी और की कहानी के अंदर मौजूद है, तुम सच में मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं इस पे यकीन कर लूंगी। रोहन कहता है ये सब सच है, ये दुनिया शुरू में बस एक निराश कहानी थी, टेक्निक तौर पर इसे तो कब का मिटा देना चाहिए था। ये कहानी ट्राइटे द्वारा गढ़ी गई कहानी के बदौलत ही इतने लंबे समय तक टिक पाई। अगर ट्राइटे की मौत हो जाती और ये कहानी खत्म हो जाती है तो एडमिनिस्टर आएगा और इस दुनिया को मिटा देगा। ट्राइटे का कॉलोनो जिसे सब कुछ कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया है, तुम कैरेक्टर इसी पल के लिए बनाया गया था। नूरी काफी हैरान कहती क्या पहले इस कहानी के जितने भी पुराने रूप थे तुम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, अलग अलग रीजन से कहानी के बीच में ही तुम्हारी मौत हो जाती थी, लेकिन तुम यहाँ हो। ये पहली बार है जब ट्राइटे की कहानी पूरी तरह से सामने आई है। तुम्हें एडमिनिस्टर और उसके साथियों को रोकना होगा, यही एक तरीका जिससे इस दुनिया को उसके चंगुल से मुक्त किया जा सकता है और यही एक तरीका है जिससे तुम उन चीजों को बचा सकते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और नूरी कहीं दूर जाकर रखती है और कहती है मुझे लगता है कि ये सब सच है। नूरी कहती है ली सावधान रहो। तभी वहाँ पे तहरीम भी आ जाता है, कहता ली इससे जरूरत से ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। ली कहती क्या तुम ही साथी थे, तुमने उन्हें कब ज्वाइन किया। तहरीम कहता मुझे यकीन नहीं है, मैंने शुरू में इंसानी समाज को दोबारा बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन चीजें से यादों पढ़ने की मेरी एबिलिटी के जरिए मुझे नहीं लगता था कि इस दुनिया की सच्चाई तक पहुंचना सिर्फ इत्तेफाक था। तभी मुझे पता चला कि इस दुनिया को मिटा देना चाहिए था। मैं बस चीजें के नेचुरल फ्लो के साथ चल रहा हूँ। असल में मैं तुमसे निराश हूँ ली, मुझे उम्मीद था कि तुम समझ जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें हमारे यूनिट का प्रतीक चिन्ह दिया था जिसमें मेरी पावर समाहित थी। यही एक रीजन है कि तुम्हें दोबारा जिंदा किया गया है। नारी ने प्रतीक चिन्ह देखा और तुम्हें बाकी मेंबर समझ लिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो ली, तुम्हें अपने प्यारे साथियों का कोई याद भी नहीं बचा है। अब तुम इस समय किस चीज को बचाने के लिए लड़ रहे हो। ली पहले खामोश होते फिर कहती चाहिए दुनिया किसी कहानी के अंदर मौजूद हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अपने प्यारे साथी मेंबर की याद ही ना रहे, फिर मैं उन्हें ना बचा सकी ये मुझे गुस्सा दिलाता है। मैं उनका कैप्टन थी और मैं हमेशा उनका कैप्टन रहूंगी। तहरीम के पास पहुंच जाती है जिससे तहरीम भी हैरान रह जाता है और ली तहरीम को जबरदस्त पंच कर देती है जिसे वो अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ली के शॉक वेव से वहाँ की जमीन के भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं और ली दोबारा पंच बनाते हुए कहती है बस इतना ही। नारी कहते मुझे देखने दो, मुझे लगता है कि मैंने लगभग सभी कैरेक्टर को हटा दिया है और वो वर्ल्ड को डिलीट करने लगती है जिससे 12% पहुंच जाता है। कहती है अब दुनिया को मिटाने का समय आ गया
है। तभी नायरी पे अटैक हो जाता है जिससे नायरी भी हैरान रह जाती है और मिराई को देखते हुए कहती है अब ये क्या है। मिराई कहता है मैंने फिस्ट एबिलिटी वॉइड। वो अटैक नायरी पे ही कर देता है जिससे नायरी कराहने लगती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्या तुमने। दोबारा अपने आप को रीग्रो करते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये इतना आसान होगा। इसे मिराई को भी कुछ समझ में नहीं आता। नायरी कहती है मिराई मेरे प्यारे बच्चे, मैं सच में तुम्हें बहुत ही थैंक्स कहती हूँ। तुमने टराटे नाम की उस बड़ी परेशानी और बड़ी गलती को बाखूबी संभाला। हालांकि मुझे लगता है कि तुम भी एक गलती हो, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होगा। तुम्हारा देखभाल करना आसान होगा क्योंकि तुम्हें टराटे नहीं बनाया है। मेरा दोबारा अटैक करने के लिए तैयार रहता है जिससे नायरी कहते अरे नहीं, क्या तुम मुझे फिर से रोकने की कोशिश कर रहे हो। मुझे माफ करना तुम्हें निराश करने के लिए, लेकिन ये काम नहीं करेगा। मेरे पास फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में बाधा डालते रहोगे तो मुझे बहुत ही गुस्सा आएगा। इसलिए मैंने तुम्हें बिजी रखने के लिए एक गेम बनाया है। उसके मुझसे कई सारे छोटे छोटे केक निकलने लगते हैं। नायरी कहती है मेरे मिनी बोर्ड से मैं इन्हें करेबिया कहती हूँ क्योंकि वो सभी करेब करेब कह रहे होता। नायरी कहती है ये छोटे प्यारे रोबोट है जो कीड़े से मिलते जुलते हैं और उनकी खासियत इनके मनमोहक चेहरे हैं। तुम इनका साथ दे सकते हो। और वो सभी मिराई की तरफ आगे बढ़ते हुए मिराई को चारों ओर से घेरने लगते हैं। राम नृत्य दुनिया में डिलीट होना शुरू हो जाता है। नायरी कहती है नायरी रिंग रिंग और बार बार ऐसे ही कहने लगती है और ये परसेंट 54 तक पहुंच जाता है। फिर ये संख्या धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। मिराई दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ नीचे की ओर गिरने लगता है क्योंकि क्रैब उसे चारों ओर से लिपट जाता है। तभी वहाँ पे कोई आता है जो कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे भूले नहीं होगे। जिससे मिराई हैरानी से उसे देखता है और कोई अपने एनर्जी की मदद से सारे क्रैब को मिराई के बॉडी से अलग कर देता है। और ये हमारी होनजिन होता है जो कहता है मैंने तुमसे कहा था एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं अपना प्रॉमिस निभाने आई हूँ मिराई। मिराई कहता तुम। मास्टर कहते होनजिन मुझे यहाँ तुम्हारी मदद की जरूरत है। होनजिन कहते बिल्कुल। अपने एनर्जी का यूज करने लगते जिससे आसमान में कुछ होने लगता है और वो सीधा एक तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं ये शायद सिग्नल होता है जो आसमान को चीरते हुए जाके एक रूम में गिरता है जहाँ पे हमारी जिन्नियो बैठी होती है और कहती है हम उम्मीद से ज्यादा देर से पहुँचे हैं लेकिन हम अभी भी इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। राइट है, मैं करूंगी। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसे कभी मत भूलना। एक लीवर को खींचते जिससे वो पेड़ एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है जो डायरेक्ट जाके सैटेलाइट को लगता है। इस बात से नायरी भी हैरान रह जाती है, उसे झटका लगने लगता है। मिराई कहता है वो क्या था। और नायरी की बॉडी पूरा सफेद पड़ जाता है जिससे नायरी कहती है अब मैं इतनी बदसूरत क्यों दिख रही हूँ। जिन्नियो कहती रांझी फ्लावर कहानी की एक ऐसी कैनन है जिसे बदला नहीं जा सकता। उनकी एनर्जी तुम्हें भरकर तुम्हें इस दुनिया के जीवित इंसान बना सकते हैं। क्या गजब का आइडिया है टराटे। मिराई अब तुम्हारे हमले कारगर होना चाहिए, जल्दी करो और उसे नीचे गिराओ। होनजिन कहते तुमने उसकी बात सुन ली, अब जाओ इस कीड़े को मेरे ऊपर छोड़ दो। मिराई हामी भरते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। नायरी कहती तहरीम ये क्या कर रहा है, जल्दी करो और उसे तुरंत ही खत्म कर दो। मिराई भी उसके पास पहुंच जाता है जिससे नायरी कहती अरे नहीं। मिराई अपने वर्ड का यूज करने वाला होता है और नायरी कहती है रुको मैं। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है जिसे देखकर मिराई काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। हम देखते हैं ये है योन होती है जिससे मिराई कहता तुम ये क्या कर रही हो। नेक्स्ट सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो दोनों लड़ रहे थे। ली कहती है तुम्हें सावधान रहना चाहिए तहरीम। तहरीम कहता है ऐसा क्यों। ली कहती है तुम पूरी तरह से खुले हो, मैं इस जगह कार पार्क कर सकती हूँ। तहरीम उसके अटैक से बचते हुए कहता तुमने बहुत ही सुधार किया है, तुम तो लड़ने के दौरान भी मजाक कर रहे हो। ली कहती है मैं क्या कहूँ, मुझे एक अच्छा टीचर मिल गया है। और अपने पंच को रोकते हुए कहती है अब सावधान रहे। तहरीम भी इससे थोड़ा हैरान होता है और ली हंसने लगती है और कहती है मुझे लगता है जल्दी मेरी बारी आ सकती है तुम्हें सिखाने की, क्या तुम्हें ऐसा नहीं सोचते। तहरीम भी इससे खुश नजर आ रहा होता है और कहता मुझे उसकी उम्मीद है। और प्रेजेंट में तहरीम का अटैक को ली रोक लेती है लेकिन तहरीम बार बार अपने रॉक पंच से उस पर अटैक कर रहा होता है। कैप्टन ली भी अटैक करने के लिए तैयार है तो उसे पेट में जबरदस्त पंच जड़ देती है जिससे पीछे और जाके गिरने लगते हैं। हम वहाँ पे देखते जगह जगह पर जबरदस्त धमाका होने लगता है और तहरीम का काफी हालत खराब हो रहा होता है। कहता है इम्प्रेसिव, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ ह्यूमन लिमिट से कहीं ज्यादा है। और अटैक कर देता है लेकिन ली काफी इजिली इस अटैक से भी बच जाती है। वो बार बार अटैक करने लगती है लेकिन कैप्टन ली सभी से बचते हुए आगे और बढ़ती है। तहरीम कहता तुमने अपने सेंस को इतना तेज कर लिया है कि ऐसा लगता है जैसे तुम फ्यूचर की भविष्यवाणी कर रही हो। तुम्हें मुझे बहुत ही पहले खत्म कर देना चाहिए था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। ली तो पहले खामोश हो जाती है फिर काफी स्पीड से आगे बढ़ती है जाके उसके पेट में दोबारा पंच जड़ देते जिससे तहरीम कर रहा जाता है। कहता मैं उसे एडमायर और रिस्पेक्ट करती थी। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें इतना बदलने के लिए किस बात ने प्रेरित किया। तुमने ही मुझे रास्ता दिखाया। और रोते हुए कहती अभी भी देर नहीं हुई है, आओ मिलकर लड़े तहरीम। तहरीम तो पहले खामोश होता है लेकिन दोबारा ली पे अटैक कर देता है। ली कहती है मेरे आंखें। तहरीम कहता मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ, मैं हमेशा अपने विश्वास पे ही काम किया है। ली पे अटैक करते हुए कहता मैं वो नहीं हूँ जिसके पीछे तुम इतने समय से भाग रहे हो। तुम अभी मेरे एक वर्जन की तारीफ कर रहे थे, मेरे लिए तुम सिर्फ एक नाकाम इंसान हो। ली काफी बेबस नजर आ रहे थे, अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। पलक झपकते ही तहरीम के पेट में जबरदस्त पंच मारती है। तहरीम कर रहा जाता है और ली कहती तुम हार गए। अगर तुम हार
हार गए हो तो इसका मतलब है कि तुम गलत थे, ये तुम्हारा आखिरी चांस था। तुम अब भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हो? तहरीम कहता अगर मैं मर भी जाऊँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। ली कहती अगर इस दुनिया में सब कुछ आर्टिफिशियल है तो फिर तुम सच में किस बात पर यकीन करते हो? मुझे यकीन है तुम्हारे पास कोई पक्का विश्वास भी नहीं है। तहरीम कहता हार तो तुम्हारी हुई है ली। इससे कैप्टन ली काफी हैरान नजर आ रही होती है, फिर जबरदस्त चीख मारते हुए तहरीम के गले को दबाने लगती है और तहरीम को जान से मारने के बाद वो काफी ज्यादा हाफने लगती है पर कहती है नहीं, और वहाँ से जाते हुए कहती है तुम गलत हो। दूसरी तरफ मिराज नायरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नायरी भड़कते हुए कहती है तहरीम ये सब क्या हो रहा है, जल्दी करो और उन्हें तुरंत ही खत्म करो। मिराज भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे नायरी कहती है नहीं, मैंने अपना वर्ड एबिलिटी का यूज करने ही वाला होता है। नायरी चिल्लाते हुए कहती है रुको, 1 मिनट रुको। अभी वहाँ पे हेयुन आ जाती है, जिससे मिराज कहते तुम ये क्या कर रही हो? जिन्नू देखते हुए कहते ये नहीं हो सकता, क्या वो हेयुन है? होंजिन भी कहती है वो ऐसा क्यों कर रही है और मास्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता। हेयुन अपने हाथ को उठाते हुए मिराज को जबरदस्त चाटा जड़ देती है, जिससे मिराज भी कंफ्यूज नजर आ रहा था, जाके जमीन पे गिरता है। नायरी अपना आँख खोलते हुए हंसते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, मैं तो भूल ही गई। एरर का पता लगाने के लिए मैंने अपने अनमोल रोबोट को इंसानों के बीच स्थापित कर दिया। मुझे तुम पे पूरा भरोसा, मैं इस दुनिया को मिटाने का काम पूरा करूंगी। और हेयुन भी आगे की ओर बढ़ने लगती है। जिन्नो कहते नहीं, तुम्हें उसे रोकना होगा मिराज, अगर वो पूरा दुनिया को मिटा देगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हेयुन के अटैक से मिराज बच जाता है। मिराज कहता राष्ट्रीय से हटो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हेयुन अपने मुंह से एनर्जी बीम से अटैक कर देती है। होंजिन कहते हिम्मत रखो मिराज, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नारी भड़कते हुए कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे रास्ते में आना बंद करो, तुम दखलंदाजी करने वाले कीड़े मकोड़े। अपने मुंह से छोटे छोटे रोबोट को निकालते हुए कहती है तुमने मेरे क्यूट अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग कैनन को यूज करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं छोड़ा, मैं इन्हें नायरी बॉल कहती हूँ। तुमने मुझे जबरदस्ती फिजिकल फॉर्म लाने पर मजबूर कर दिया है तो ये काफी असरदार बनेंगे। और वो सभी नायरी बॉल एक्सप्लोज हो जाते हैं। होंजिन कहती है अब ये सब क्या है? लेटिंग वर्ल्ड 84 पे पहुंच जाता है। जिन्यू कहती है नहीं प्लीज मिराज। जिन्यू भी अटैक करने के लिए मिराज की तरफ आगे बढ़ती है। मिराज उसे देखने लगता है और अपने पुराने समय बिताए हुए याद करने लगता है और कहता है यून, उसके सर पे पच मारते हुए कहता इससे बाहर निकलो। मिराज अपने मन में कहता क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? नारी हंसते हुए कहती क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? वो रोबोट है, सिर्फ अपना प्रोग्राम के हिसाब से ही काम करती है, तुम जो भी करोगे कुछ भी काम नहीं करेगा। हेयुन भी अपने सिर को बाहर निकाल लेती है और कहती है मिराज। इसे मिराज भी काफी हैरानी से हेयुन के देखते हेयुन कहती क्या तुम हो मिराज? और उसका एक आंख भी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो दोबारा मिराज पे अटैक कर देती है, जिससे मिराज पीछे को धकेलने जाता है। मास्टर कहता है होंजिन तुम्हारे पास कितनी पावर बची है? होंजिन कहती मेरे पास अभी भी बहुत कुछ बचा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? नारी दोबारा बॉल से अटैक करते हुए कहती है अभी फालतू बात करने का समय नहीं है, चलो मेरे प्यारे बच्चों फू फू। और वो सभी नारी बॉल दोबारा फट जाते हैं। मास्टर कहते हैं मेरे पास एक सोच है, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला। होंजिन कहते हैं वो क्या है? मास्टर कहते हैं जिन्यू। जिन्यू कहती है हाँ। इधर मिराज भी मलबे से बाहर आता है और होंजिन दोबारा उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे मिराज बच जाता है। मिराज अपने मन में कहता है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्या मुझे उसे मारना पड़ेगा? तभी कोई आवाज लगाता है हेयुन पार्क, जिससे मिराज का ध्यान भी उस पर जाता है। जिसन होती है जो उसके गले को पकड़ लेती है और कहती है तुम जिस लड़के को पसंद करते हो उसके साथ इतना ज्यादा हिंसा कैसे कर सकती हो? मिराज भी हैरान कहता है इसने कहा ये खतरनाक है। जिसन कहती तुम क्या सोच रहे थे? मिराज कहता है यार शायद नहीं, वो ठीक लग रही है। अभी होन उसके गले को पकड़ लेते हैं, जिससे जिसन कर रहने लगती है। मिराज कहता है जिसन। जिसन कहते हिलना मत, और हेयुन अटैक करने वाली होती है। जिसन कहती है हेयुन। अब सिर्फ पर्ची उछालते हुए कहते हैं क्या ये वही यादें हैं जो तुम चाहते थे? अभी हेयुन भी सभी पर्ची को देखने लगती है और हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जिसन कहती है हेयुन क्या तुम्हें मेरा नाम पसंद है जो मैंने तुम्हें दिया था? हेयुन लिखते हुए कहती है हाँ। जिसन कहती बहुत ही बढ़िया, और तुम तो मेरे दी गई नोटबुक का भी यूज कर रही हो। अगर तुम्हें बोलने में मुश्किल हो रही हो तो बस अपने विचार को लिख दो। क्या तुम्हें पता मैं एक ऑर्फनेज में काम करती थी, मुझे तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे मिले। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कुछ चीजों के बारे में, जैसे तुम कहाँ से आए हो या तुम कौन हो। इसके बजाय इस बारे में सोचो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो और तुम किस तरह का शख्स बनना चाहते हो। अब से अपनी जिंदगी में बनने वाली खुशी याद पर ध्यान दो। तुम मेरी मदद पर हमेशा भरोसा कर सकती हो। इससे हेयुन भी होश में आने लगती है, रोते हुए कहती है जिसन मुझे माफ कर देना। जिसन कहती है हेयुन, और मिराज भी ये सब देख के कंफ्यूज हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है और नारी चिल्लाते हुए कहती है तुम इतनी आसानी से होश में कैसे आ गए? इस वजह से मैं तुम्हें लगभग भूल ही गई थी, तुम किसी काम के नहीं हो, भूल जाओ मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है। वो काफी सारे बॉल से अटैक करती है और कहती है मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगी, और वहाँ पे जबरदस्त धमाके होने लगते हैं। मिराज जिसन को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिससे जिसन कहती है मिराज कहता है ये खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। जिसन कहती है उनका क्या हुआ? मिराज जाते हुए कहते उसे मेरे भरोसे छोड़ दो,
जिसन कहती है मिराए। हम जिसन को देखते हैं जिनियो में चेंज हो जाती है और कहती है मेरा सिर दुख रहा, लगता है सब कुछ ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है कि हेयन ठीक है। होंजिन कहती है सच में बहुत ही मुश्किल था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यादों को पढ़ना और एक इल्यूजन बनाना इतना मुश्किल होगा। मास्टर कहते हैं ये मुश्किल है क्योंकि ये हमारी खासियत में से एक नहीं है, तुमने अच्छा किया। मिरा जाकर नारी पे अटैक कर देता है। नारी मिसाइल से अटैक करते हुए कहती है क्या तुम सच में मुझे परेशान कर रहे हो? सुपर क्यूट नारी मिसाइल। उसे आते हुए मिराई भी देख रहा होता है, तभी वहाँ पे लिया के उसे किक मारती है। इससे मिराई भी उसे देखता है और वो मिसाइल ऊपर की ओर जाते हुए विस्फोट हो जाता है। और मिराई कहता तुम लेट हो। ली कहता तुमको ये नहीं लगता कि ये एक ड्रोमेटिक एंट्री था, चलो इसे यहीं पे खत्म करते हैं मिराई। मिराई कहता समझ गया। वो दोनों नारी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी नारी कहती है तुम लेट हो, मैं ऐसा नहीं करने वाले थे लेकिन तुमने मुझे कोई चॉइस नहीं दिया। और वो काफी गुस्से में अपने डिलेटिंग वर्ल्ड को फाड़ देती है। अभी कहते हैं ये सब क्या बकवास है। होंजिन भी अपनी एनर्जी अटैक कर देती है, कहती है ये लो। नारी भी अटैक करते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो लेकिन ये काम नहीं करेगा, मिराई खत्म करो। मिराई भी अपने वर्ड का यूज करते हुए उसे खत्म कर देता है, जिससे नारी का बचा हुआ हिस्सा जमीन पे आके गिरता है। वो सभी बचे हुए हिस्से को देखने लगते हैं। जिनियो कहते हैं हाँ हमने कर दिखाया कि अब सच में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन हम देखते वर्ल्ड डिलीट होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर जिनियो काफी हैरान रह जाती है और नारी कहती है, नारी कहते तुम बेवकूफ, मैंने अथॉरिटी होने का अधिकार से अपने सिस्टम को हैक किया और इंस्टेंट डिलीट को शुरू कर दी। इसका मतलब है कि मुझे भी करप्ट कोर्ट में रखा जाएगा और मिटा दिया जाएगा, लेकिन तुम सभी हेल में जाओ, तुम सभी को अब डिलीट कर दिया जाएगा। और वो वर्ल्ड डिलीट होना शुरू हो जाता है और कहती है नारी रिग रिग। जिनियो चिल्लाते हुए डिलीट हो जाती है और कहती है मेरी मदद करो। मंद चिल्लाते जिनियो। तभी कैप्टन ली भी डिलीट होना शुरू हो जाती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है। कि नारी भी डिलीट होने लगती है और साइकी की तरह हंसने लगती है। होंजिन भी डिलीट होने लगती है और कहती है अब हम क्या करें फादर। मास्टर भी डिलीट होने लगते हैं, कहते हैं ये निराशाजनक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मिराई बस सभी को डिलीट होते हुए ही देख रहा होता है और कहता है ये क्या है। कि वो धीरे धीरे चारों ओर से वर्ल्ड डिलीट होना शुरू हो जाता है, मिराई के पास पहुंचने लगता है। तभी मिराई भी डिलीट होने लगता है। तभी हेयुन आके उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती क्या मैं तुमसे कोई बात पूछूं? अगर किसी ने सच में हमको बनाया होता क्या इसका मतलब यह है कि हमारी फीलिंग भी असली नहीं है? मिराई को कुछ समझ में नहीं आता और कहता क्या, लेकिन हेयुन हंसते हुए कहते मुझे नहीं लगता कि ये सच है। अपने मन में कहती मुझे लगता है अब मुझे आखिरकार समझ में आ गया है मास्टर। उसे मास्टर का बात याद आने लगता है कि कुछ फूल वसंत आने के बाद ही खिलते हैं, जबकि बाकी फूलों खिलने से पहले वसंत को आने और जाने का इंतजार करना पड़ता है। तुम इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तुम अभी क्या कर सकते हो, तुम्हें अपने पक्के इरादे का फल जल्द ही मिलेगा। ऐसा ही है, हर कोई अपनी स्पीड से आगे बढ़ता है। हेयुन कहते अगर मैं आपकी जगह होते तो मुझे नहीं पता चलता कि इतने अनमोल पावर का यूज कब करना चाहिए। आप अमेजिंग है मास्टर। मास्टर कहते मैंने एक अच्छा फ्यूचर को सेव करने के लिए अपना पूरा कोशिश की। तुम कह सकते हो कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये सब किया था, ये इतना आसान नहीं है उस रास्ते पे चलना जिसे तुम सच में सही मानते हो। हेयुन अपने पावर का यूज करते हुए कहती है मुझे लगता है कि अब सही समय है। हम देखते हैं एक रोबोट होती है जो कहती है तुम्हें कुछ पता है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती थी। मिराई भी हैरानी से कहता है ये सब क्या है, क्योंकि उससे जबरदस्त एनर्जी निकल रहा होता है। हेयुन से एनर्जी निकलने लगती है, लिखा होता है सिस्टम रीस्टोर। देखते हैं हेयुन भी गायब होना शुरू हो जाती है और कहती है थैंक यू मिराई। लेकिन वर्ल्ड बनना दोबारा शुरू हो जाता है, दुनिया फिर से बन जाता है। कहता है ऑल सिस्टम फुल रीस्टोर और हमारे सभी मेंबर भी वापस आ जाते हैं और एक एक करके कहने लगता है अभी क्या हुआ था। तो कोई कहता है क्या अभी कुछ हुआ। यूला भी अपने आप को देख के हैरान हो रहा होता है। जिनियो कैप्टन ली भी वापस आ जाते हैं। मिराई काफी हैरानी से कहता है ये कैसे हुआ। मास्टर कहते हैं उसने सिस्टम का अधिकार का उल्लंघन किया। आखिरकार है उनके पास भी एडमिन सिस्टम तक पहुँच है, उसने उस कनेक्शन का फायदा उठाया इस दुनिया को मिटा जाने से पहले उसके पहले जैसे हालात में वापस लाने के लिए। मिराई कहता है उसका क्या। मास्टर कहते हैं वेल। अभी है उनमें मलबे से बाहर आती है और कहती है कोई मेरी मदद करो, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं कुचला जा रही हूँ। मिराई उसे देखते हुए काफी हैरान रह जाता है। मास्टर कहते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, याद है ना वो भी सिस्टम का ही हिस्सा है। होंजिन कहता तो आपने इसे इतना नाटक क्यों बनाया। मास्टर कहता अगर मैं इसे सीधे सीधे बता देती तो मजा नहीं आएगा। होंजिन कहते मुझे पता है कि मैंने अलविदा कह दिया था, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। मिराई कहता जरूर। हेयुन कहते ये कैसा चेहरा है, तुम निराश हो या कुछ और। रफूल के आंखों में भी आंसू उतर कहता क्या आप ठीक है मास्टर। जिसन कहती आखिर क्या हुआ। रफूल जाके मिराई से लिपट जाता और कहता है तुम्हारे आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गहरे हैं, लड़ाई कितनी मुश्किल थी। जिसन कहते मुझे देखने दो कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। हेयुन कहती क्या कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। जिसन कहती अरे नहीं हेयुन। मास्टर कहते तुमने अच्छा किया मिराई। दूसरी तरफ नूरी को भी होश आ जाता और अपने सामने ली को देखती है। दूसरी तरफ जिन भी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने सामने आलिया और डोंगा को देखते हैं। ली के पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने हाथ को उन दोनों तरफ करता है और समझ लेते जैसे वो दोनों डेट पे आए हो, लेकिन आलिया मना करने लगती है और
मिराई कहता ये सब अब खत्म हो गया, दुनिया दोबारा शुरू हो जाती है। हम एक रिपोर्ट को देखते हैं और नोरी कहते तो नारी के साथ हुए फाइट को बहुत ही कम लोग याद रखते हैं और ज्यादातर लोग मानते हैं कि लास्ट फाइट तराइटे के खिलाफ थी, इसलिए क्योंकि ये जानकारी की ये दुनिया असल में बनाई गई एक कहानी है, लोगों को उलझन में डाल सकती है। हमें से कुछ चुने हुए लोगों को छोड़कर बाकी सभी से सीक्रेट रखना चाहते हैं। ये फाइनल बैटल के 5 साल बाद का सीन होता है। नूरी कहते क्या मुझसे कुछ छूट गया है, लेकिन ये सभी पुराने डॉक्यूमेंट है। फेमिनिटी मुझे अभी से क्यों दे रहे हो? कैप्टन ली कहते क्योंकि तुमने इन सभी दस्तावेजों पे साइन करना भूल गए थे। नूरी कहती मैं बिजी हो गई हूँ, मैं आज ही उन सभी पर साइन करके उन्हें वापस भेज दूंगी। मैं पहले से ही बिजी हूँ, तो क्या तुम उनसे कह सकते हो कि वो मुझे परेशान करना बंद कर दे? कैप्टन वहाँ से जाते हुए कहती जरूरत है। भी नूरी कहती है रुको, जाने से पहले एक कॉफी कैसी रहेगी? कैप्टन ली हैरान होते हुए पलटते हुए कहती है सुनने में तो अच्छा लग रहा है। नूरी कहती समय कितना जल्दी बीत गया, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब हम क्रिम्सन गैंग के खिलाफ फाइट लड़ रहे थे। और बताती है तब से 5 साल बीत चुके हैं, दुनिया में काफी बदलाव आ चुके हैं। सिस्टम का दोबारा ठीक होना सिर्फ इंसानों को जिंदा नहीं किया, इस दुनिया भर में कई सारे ज़ूमगन फिर से अपीयरेंस हुए। नतीजा इराडिकेशन फ्रंट अपना इलाका बढ़ाने के लिए फाइट जारी रखे। इस प्रोसेसर के द्वारा फ्री हुए शहर का प्रतिनिधित्व चुनाव किया गया और उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण समिति का स्थापना की। नूरी चेयरवुमन के रूप में मुझे आर्मी फोर्स का सुप्रीम कमांडर बनाया गया। और अपने मन में कहती लेकिन मुझे दस्तावेज जमा करने की उम्मीद नहीं थी। नूरी कहती तुम वो भद्दा सा हेलमेट क्यों पहने रहते हो? कमांडर ली कहती ये हम जल्दी सियोल पर हमला करने वाले हैं। आज वही दिन है जिस पर हम सहमत हुए थे, इसलिए हमें कुछ जगह पर रुकने के लिए प्लान बना रहे थे। नूरी कहती क्या समय आ गया है, तुम काफी बिजी रहने वाले हो। मुझे लगा कि काफी समय हुआ, इसलिए सभी से मिलने का अच्छा समय होगा। कमांडर ली जाते हुए कहती इन 5 सालों में सिर्फ समाज ही नहीं बदले हैं। एक जूम बन कहता इन कमजोर इंसानों को हिम्मत कैसे हुई हमारे शहर में हमला करने की? मैं ज्यादा खास नहीं लग सकता, लेकिन मैं कई साल पहले जीनो जिले में हुए घटना में बच गया। तभी आलिया उस पर अटैक कर देती जिसे वो कर रहा जाता है और कहते क्या तुम अभी उस बारे में बात करना बंद करोगे? मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा है? और बताया जाता है आलिया कैप्टन बन गई और वो लगातार फ्रंट लाइन को आगे बढ़ा रही है। मुझे नहीं पता उसके और डोंगा के बीच क्या हुआ। जिन कहता क्या तुम बस यही खड़े होकर देखते रहोगे? डोंगा कहता वेल वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बताती ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही करीब आ गए हैं। यूला रहीमी आपसे मिलिट्री एकेडमी के टीचर है जो हमारे सैनिकों को ट्रेन करने के लिए बनाया है। ऐसा लगता है कि जो ट्रेनिंग उन्होंने पहले रफूल से ली थी अब वो बहुत ही काम आ रहे हैं। इसके अलावा रफूल को एकेडमी का हेड बना दिया गया। रफूल कहता मास्टर यहाँ नहीं है, मैं बहुत ही बोर हो रहा हूँ। लेकिन वो आलसी हो गया और आपको सिर्फ कीमती चीजें इकट्ठा करने में ध्यान लगा रहा है। होयोंग और जीसन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि अगली पीढ़ी तैयार हो सके, जबकि ब्लेडिंग फार्मिंग कर रहा है। जाहिर तौर पे वो खुद को गंजा भी कहता है। जिनको एक आइलैंड पर रह रही है ताकि युसामी कबीले और राज्य फ्लोवर पे रिसर्च कर सके। वो आज भी नई वेपन बनाना जारी रखी हुई है। तो ये अस्पताल का डायरेक्टर बन गया, लेकिन उसके पास मरीज को देखभाल करने का समय नहीं है क्योंकि वो अलग अलग जगह में भेजे जाने वाले डॉक्टर का चुनाव करने में बिजी है। होयोन एक बेहतरीन डॉक्टर बन चुकी है और उसने क्यों की जगह ले ली है। सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों को पता है कि वो एक रोबोट है। वैसे वो मैन कैरेक्टर जिसे नायरी ने बनाया था उसकी सेल 99% इंसानी जैसे जिससे वो बढ़ सकती है और अली आगे बढ़ने लगती है। हम देखते मिराज 2 कब्र के पास बैठा होता है। वहाँ पे कमांडर ली पहुँचते हुए कहते तुम्हारा सफर अच्छा था, तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आ गए। जब तुमने मुझे बताया कि तुम दुनिया भर घूमना चाहते हो तो मुझे हैरानी हुई। मुझे लगता है कि ये पहली बार था जब तुमने ये दिखाया कि तुम कोई चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हो। क्या तुमने कुछ सीखा पिछले 5 सालों में? हम बैटल वाले दिन का देखते जब ताराइटे कहता अब जाओ, तुम्हारे जाने के बाद फाइनल बैटल शुरू होगी। तुम्हें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। मिराई कहता आप कौन हो? आप बहुत ही जाने पहचाने से दिखते हो। उसके आंखों से आंसू बहर होकर कहते लेकिन आप मुझे याद नहीं है। आप कौन है? इसे ताराइटे पहले खामोश होता फिर कहता मैं एक हूँ जिन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर इस दुनिया को बनाया। ताराइटे वहाँ से गायब हो जाता है। प्रेजेंट में मिराई कहता वेल तुम कह सकते हो कि कमांडर ली कहती है सच में। तभी मिराई पे अटैक कर देता लेकिन मिराई उससे बच जाता और कंफ्यूज होता है। कैप्टन ली कहती इसे देखो तो सही, तुमने अपनी काबिलियत बिल्कुल भी नहीं खोई है। तुम्हारी ट्रिप काफी रोमांचक रही होगी। अटैक करते हुए कहती मिराई मैंने तुम्हें जान से मारने की कसम खाई थी, यही रीजन था तुम मेरे साथ आने के लिए सहमत हुई थे। मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ, तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम अभी भी मरना चाहते हो? मिराई तो पहले खामोश होता फिर कहता है इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे ज़ूमगन मौजूद है, वो अभी भी इंसानों की संख्या से ज्यादा है। इसलिए काफी हैरान हो जाती है। मिराई कहता क्या तुम इंसानी समाज को दोबारा बनाने में सफल रहे हो? ली कहती ऐसा करने से पहले हमें बहुत ही लंबा रास्ता तय करना
है। मिराई कहता है मैं अभी मर नहीं सकता, मैं मुझे अभी भी अपना प्रॉमिस निभाना है। कैप्टन ली इससे स्माइल करती है और वहाँ से जाते हुए कहती है खैर अब तुम काफी अच्छे बातें करने लगे हो, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अब फिर से भीड़ भाड़ बढ़ने वाली है, तुम्हारे लिए काम का पहाड़ इंतजार कर रहा है। और बताती और ये यहीं पे खत्म होता है, लेकिन कहीं ऐसी जगह जहाँ हम देख नहीं सकते, एक ऐसी दुनिया में जो छिपी हुई है। कहते चलो चले मिराई। मिराई भी स्माइल करते हुए कहता ठीक है। और हमें बताया जाता है इनकी कहानी जारी है। तो हम फिर मिलेंगे किसी नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।